गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए बैठ जाइए। बस आप खाइए, थैंक यू। अरे स्वीट्स बंद कर दी यार। तुम्हारी क्लास अभी छूटी है क्या? किसी क्लास थी? अच्छा, मैथ्स 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 लगातार चलती तुम्हारी। उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये इसमें से? अच्छा, इंडेफिनिट। करते हैं स्टार्ट, 2 मिनट में रुक जाओ। नाश्ता वास्ता करने गए लगे प्राणी? हाँ बेटा। आपने ट्राई कर लिए शीट वाले क्वेश्चंस, ट्राई कर लिए? ठीक है। आप चाहो तो पहले उसी में से पूछ लो, डाउट कुछ रहे तो, मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस में से। मॉर्निंग बेटे। हेलो, बताओ तो। फर्स्ट एक्सरसाइज कितने दिए थे? 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दिए थे ना? चलिए बताइए। फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड हो गया है? क्या कह रही है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ वाला। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट साइन 2 अल्फा, 2 sin अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, देन साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा। अच्छा, साइन बीटा यहां पर भी ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं यार। साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। यहां पर 2 sin बीटा कॉस बीटा, और यहां पर साइन गामा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस गामा। अरे बाप रे, भयंकर है भाई साहब। ऑप्शंस क्या है? 0, दिस। यार एक ट्राई तो अल्फा बीटा गामा की कुछ एंगल्स रख कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि अल्फा ये, बीटा ये, गामा ये, और मैच करा लूं। वैसे तो ये लिखा है ना, देखो मैं बताता हूँ। अरे यार, ये आज अभी जस्ट स्टार्ट ही करना थे, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स है ये। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये जो 2 sin अल्फा कॉस अल्फा लिखा है, इसको साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, फर्स्ट रो में ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो हर एलिमेंट में, मतलब हर टर्म में, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सही है ना? फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स में साइन अल्फा भी आ रहा है और कॉस अल्फा भी आ रहा है। अब ये क्या होता है ना, डिटरमिनेंट थोड़ा तो आपको वैसे पता होगा। मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाय कॉलम मेथड से, और मल्टीप्लाई होता है इधर वाला जो एलिमेंट होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई, ये सेकंड वाला सेकंड से, और थर्ड वाला थर्ड से। फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से और इसी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट आज का ये फर्स्ट टॉपिक ही था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, उसमें आएगा ये। तो अब होता क्या है कि जो कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं फर्स्ट रो में, उसको तो यहाँ लिख लो। क्या क्या दिख रहा है? साइन अल्फा और कॉस अल्फा। साइन अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है? कॉस अल्फा से, तो यहाँ रखो कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लाई करके आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन अल्फा से, तो यहाँ लिखो साइन अल्फा। इन दोनों के प्रोडक्ट से यू विल गेट साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ का भी एक एलिमेंट और यहाँ का एक एलिमेंट पता नहीं है, लिख के रख लेते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। आगे बढ़ो। अब ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? साइन अल्फा कॉस बीटा से, तो ये साइन अल्फा की जगह यहाँ पर कॉस बीटा प्रोडक्ट में आएगा, और कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है साइन बीटा से,
अब साइक्लिसिटी से सोचो, यहाँ कॉस अल्फा यहाँ कॉस बीटा, तो इसका मतलब कॉस गामा साइन गामा ही आना चाहिए यहाँ पर। तो कॉस गामा साइन गामा, और ये डब्बे बना देते हैं कि अभी यहाँ के एलिमेंट हमें पता नहीं है। अब ये फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई तो वो वाली फर्स्ट रो बन गई। अगली रो में सोचना क्या कॉमन चल रहा है, देखना तो यहाँ साइन बीटा और कॉस बीटा, यहाँ भी साइन बीटा कॉस बीटा, और यहाँ भी कुछ गलत लिखा है ना, साइन बीटा और कॉस बीटा, ये चल रहा है हर टर्म के अंदर। वही जैसे मैंने बोला साइक्लिसिटी से सोचो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा के बाद यहाँ क्या आना चाहिए था, साइन बीटा कॉस बीटा आना चाहिए था, यहाँ साइन गामा कॉस गामा आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो वही मिलेगा जो लिखा हुआ है। अब यार यहाँ पर भी तो एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे, पर एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट होने के बाद जीरो हो जाए। एक्स्ट्रा टर्म ही नहीं, यहाँ पर दो दो टर्म्स आ रही हैं, या तीसरी टर्म नहीं आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, जीरो। इधर कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिस इंटू दिस करेंगे तो जीरो आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, या दिस इंटू दिस करेंगे तो जीरो। बात इतनी सी कि दोनों में से कोई एक डिटरमिनेंट तो जीरो होगा, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ के तीनों एलिमेंट्स या तो जीरो हैं, या इस रो के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो, या वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज जीरो, तो फाइनल आंसर जीरो होगा इसका मतलब। दिस इज हाउ वी सॉल्व प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, आज स्टार्ट करना ही था तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको इस क्वेश्चन से लग जाना चाहिए। कैसे सॉल्व करना होता है, कब आइडिया लगेगा, जब किसी रो में कुछ दो नंबर सेम हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ ए और बी लिखा है, यहाँ भी ए और बी लिखा है, यहाँ और ए और बी लिखा है। तो अगर ऐसा आपको ऑब्जर्व होता है तो कोशिश करो कि उसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में, या मैट्रिक्स में पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में ब्रेक करना होगा। नहीं तो उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सिंप्लीफाई करना। मतलब आप चाहें कि डायरेक्ट एक्सपेंशन करें तो इट्स वेरी लेंदी एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि सिंप्लीफाई हो जाए फिर वो वाली बात। ठीक है ना। हाँ बेटे, नहीं हो पाएगा, मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपने बोला कि सर यहाँ पे जीरो जीरो है, यहाँ पर पता नहीं कुछ है, और आप चाह रहे हैं यहाँ जीरो कर लें, ऐसे ना मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, जीरो आ जाएगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, कुछ आ जाएगा वैल्यू, जरूर थोड़ी जीरो आए। अब वो कुछ आ गया तो यहाँ पर चाहिए नहीं था आपको, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रो या किसी एक कॉलम में तो तीनों को जीरो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन में एक्स्ट्रा कोई टर्म क्रिएट हो जाएगा जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट में था नहीं। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो खैर करवाया था मैं तुमको रोड चेंजेस से। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ वाला, डी इज साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस, अबे क्या ही है। सेवेंथ, थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंशन फील आ रही है मेरे को तो। थर्ड रो के अबाउट एक्सपैंड अलोंग थर्ड रो, एक्सपैंड अलोंग R3, R3 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे तो फर्स्ट में कितना आएगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई, और फिर देखो बेटा ब्रैकेट, ये जाएगा दिस इंटू दिस, तो कितना हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई। हाँ तो सही है ना, देखो इसमें से आपने साइन फाई जैसी कॉमन लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो -1 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, कर लेना ऐसे। R3 के अबाउट एक्सपैंड करो, यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये वो था 8 डिटरमिनेंट बनते हैं बताया था ना, तो उनमें से बहुत सारे तो जीरो हो जाएंगे, शायद 2 बचते हैं, सिर्फ 2 डिटरमिनेंट्स बचते हैं जिनके सम में एक्सप्रेस हो जाता है। हर रो को एक एक करके स्प्लिट करो, फाइनल 8 डिटरमिनेंट बनेंगे। उन 8 में से 6 डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो सेम हो जाएंगी, या तो कोई 2 कॉलम सेम होंगी, तो वो तो जीरो होंगे, और बाकी 2 डिटरमिनेंट्स ऐड अप टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9, स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट ये भी लिखवा दिया था तुम लोगों को, बताया था ना, तो k की वैल्यू क्या होगी, लविंग डिटरमिनेंट्स में था। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2, इसके कितने दिए थे, 5 5 इसके थे। हाँ भाई, सेकंड एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। सेकंड 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 क्वेश्चन, द डिटरमिनेंट दिस इज व्हाट, cos थीटा प्लस फाई cos a cos b। R1 के अबाउट एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड अलोंग R1। चलो बताओ फटाफट फटाफट क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले cos थीटा प्लस फाई आएगा, ब्रैकेट बोलो तो कितना आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b इज cos a प्लस b। ये फर्स्ट टर्म हो गई बेटा। अगले में एक्सपेंशन कोफैक्टर का माइनस साइन आता है,
तो माइनस माइनस वो प्लस साइन थीटा प्लस फाइव। आगे बोलो तो ये फर्स्ट रो इसको उड़ाओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन थीटा प्लस फाइव बन गया बेटा ये। और लास्ट में कितना है, प्लस कॉस टू फाइव, उसका एक्सपेंशन बोलो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो वन हो जाएगा। और ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी वन हो गया। तो वन प्लस कॉस टू फाइव ये बन के आया। तो वन प्लस कॉस टू फाइव इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। जीरो तो नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन सोचोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये क्यों समझ में आ रहा है, जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक वालों में एक तो या तो मल्टीप्लिकेशन सोचना कि अगर सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको तो आप मल्टीप्लिकेशन, और नहीं दिख रहे तो आप ऐसे सोचो कि अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन तो क्या बन रहा है, वो फॉर्मूला बन रहा है, वो एक्सपेंशन में ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर वो फॉर्मूले बन रहे हैं तो एक्सपेंशन से जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम कि इसका रिडक्शन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ए प्लस बी प्लस सी को पाई रखना है हर जगह। अच्छा यहाँ तक आ गए तो इस लेस देन, अच्छा ओके। अब यार ये उसका है यार, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फिर तो। देखिए ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको क्या क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी को पाई रखना है, ए प्लस बी प्लस सी को पाई रखो, थर्ड रो को देखो, थर्ड रो कॉस ए प्लस बी प्लस सी बाई टू पाई बाई टू बनेगा, वो जीरो हो जाएगा, tan ए प्लस बी प्लस सी वो जीरो हो जाएगा, और सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट साइन ए प्लस बी प्लस सी वो जीरो हो जाएगा। तो उसका एक्सपेंशन बहुत सिंपल हो जाएगा भाई, थर्ड रो में या तो दो तो जीरो ही हो गए, यहाँ जीरो हो गए, यहाँ कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं, जस्ट इसके अबाउट एक्सपेंशन करना है, इसके अबाउट एक्सपेंशन करके आपको मिलेगा कितना बता रहे हैं, साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अब है ऑड, क्या चीज, थॉट कैसे आएगा, अच्छा एबीसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो ये थॉट कैसे आएगा कि ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा। अबे क्वेश्चन करके आया करो तब पूछा करो डाउट, किया है। अबे तो पहली लाइन में लिखा है एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता है। तो ये कैसे थॉट, ये तो थॉट ही थॉट है, ये तो बचपन से थॉट डाल रखा है दिमाग में। तो बेटा उसकी वैल्यू रखी है सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की, ठीक है ना, तो ये तो जीरो जीरो जीरो, ये तो हो ही गई चीजें, और फिर एक्सपेंशन कर दिया। थॉट तो इसके आगे की कहानी है, कहानी तो क्वेश्चन में बोल रहा है दिस इज लेस देन इक्वल टू कौन, जीरो नहीं मतलब कौन, दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये हमेशा किससे छोटा, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसकी, और वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसे कहते हैं ट्राइंगल में इनइक्वालिटी बन जाना, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू, ये तो एसओटी का क्वेश्चन हो गया ये तो। एसओटी में अच्छा चलो शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, कभी ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राइंगल के एंगल्स आ जाएं, ट्राइंगल के एंगल्स आ जाएं और एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेना चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल मानो आंसर आ जाएगा। कितना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल पे, तो 30 हो जाएंगे सारे, 30 पे हाफ 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 1/8 आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में करना है ना, समय की कमी है ना, तो बस जो बोल रहा हूँ अगर याद भी कर लोगे तो आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, मैं तो प्रूव कर दूंगा लंबे चौड़े, मैं तो ग्राफ से भी प्रूव कर सकता हूँ और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के भी प्रूव कर सकता हूँ, बट यू नीड टू डू इट एज फास्ट एज यू कैन एंड करेक्ट ऑल्सो। ट्राइंगल के, हाँ जब ट्राइंगल के एंगल्स हैं, ट्राइंगल से कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ऐसे आ जाए tan स्क्वायर ए बाई टू प्लस tan स्क्वायर बी बाई टू प्लस tan स्क्वायर सी बाई टू, कुछ ऐसे आ जाए, या ये आ जाए सिग्मा, बहुत एक्सप्रेशन होते हैं, सिग्मा tan ए बाई टू इंटू tan बी बाई टू, समझ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो जब भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं और एक उन एंगल से ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया और उस एक्सप्रेशन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल पे ही होगा। सिमेट्री जब होती है उसी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा कर होता है। एएमजीएम को सोचो, जब आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू करते हो और इस इक्वालिटी को होल्ड करवाते हो कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने की क्या कंडीशन होती है, सारे टर्म्स को इक्वल करना, टर्म्स इक्वल तभी होंगे ट्राइंगल में जब सारे ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हो जाएं या साइड्स इक्वल होंगे, इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल पर वो मिनिमम मैक्सिमा अकर कर जाता है। ठीक है, तो 1/8 आंसर आएगा बेटा, ठीक है बी इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वन, ये तो इवन ऑड फंक्शन है, ऐसा कुछ चेक करना है इसमें तो,
एंड क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस करके एक्स को उड़ा दो और फिर एक्सपेंशन कर दो। ठीक, देखो पीवाई क्यूज करने से पहले मॉड्यूल जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पीवाई क्यूज होंगे नहीं ये हर चैप्टर के लिए, चाहे आप इंटीग्रेशन कर रहे हो चाहे आप मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स कर रहे हो, सबकी एक्सरसाइज 1 करना। डायरेक्ट पीवाई क्यू करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो हिल ही नहीं रहे। तो पहले एक लेवल तक के क्वेश्चन तो करो, उसके बाद पीवाई क्यू के लास्ट के दो, और सब जने जनरली लास्ट के 2 साल के पीवाई क्यूज कर रहे हैं, और वो जब 2 साल के पीवाई क्यू कर रहे हैं तो हाथ कांपते हैं आधे क्वेश्चन करते करते कि ये क्या हो रहा है यार, ये इतने लेंदी क्वेश्चन कैसे हैं, ये इतने लेंदी क्वेश्चन कैसे हैं। So it's necessary that you solve exercise 1 at least. If you expect without solving module आप PYQ सारे कर लेंगे तो मुश्किल आएगी आपको। ये पहले से ही मेरी एक एडवाइस है, आपको ठीक लगे तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। चलिए, so we did basic questions on properties expansion के। लास्ट में ट्राइंगल वाला किया था क्या, कौन सा किया था, हाँ ट्राइंगल वाला ही किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला है बेटे। क्या अच्छा ठीक है, सो यू कैन राइट, अच्छा ये क्वेश्चन और देता हूँ, चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात चल रही थी ना, एक और क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वो सब मेरी वॉच के पीछे ही पड़े हुए हैं यार। वॉच, पिछली बार मैंने बोला था ना वो चीज, ये वॉच मैं दूंगा ना गिफ्ट में तभी नहीं लूंगा मैं, ठीक है। नहीं मुझे नहीं गिफ्ट दी, मैं स्टूडेंट को किसी को गिफ्ट दूंगा, ये बोला था ना मैंने, लास्ट क्लास में बोला तो था मैंने, आईआईटी में बढ़िया से एडवांस में सिलेक्शन ले लो, मेरे से गिफ्ट ले लेना ये वाली वॉच। इफ डिटर्मिनेंट cos 2x, अच्छा नई वाली लोगे, है ही नहीं मेरे पास यार, नहीं। cos 4x sin स्क्वायर x cos 2x, अरे मैं बोलता रहता हूँ बीवी से कि गिफ्ट कर दे, एक वॉच तो गिफ्ट कर दे यार, वॉच का शौक है, इसका शौक, देती नहीं है वो कहती है अलग अलग तरीके से मेरे को बनाओ। कल मैंने उसको एक मैसेज किया, आज तक रिप्लाई नहीं आया अभी तक सुबह तक, ऐसे लिख के भेजा मैंने उसे। वो भी सोच रही है, वो भी सोच रही है, मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता हूँ मैं उसको फिर चीजें, अभी रिप्लाई आएगा, मैंने तो ये सोच के लिखा था 13 होने लगा हूँ। तो वो वो मैथ्स बैकग्राउंड से है नहीं, मैं कह रहा हूँ वो मैथ्स बैकग्राउंड से तो है नहीं, तो उसके समझ आती नहीं है, तो मेरे को गिफ्ट मिलता नहीं है। हैं, अरे बीवी को और किसको यार, पागल है क्या। अरे भैया वो उम्र गई, अब मैं किसी और को लिखूं। घर घर जाना होता है मेरे को भैया। हाँ। चलो ये वाला तो करो। इफ द डिटर्मिनेंट is expanded in powers of sin x, then find the value of constant term. अगर हम इस डिटर्मिनेंट को sin x की पावर्स में एक्सपैंड करते हैं तो कांस्टेंट टर्म की क्या वैल्यू आएगी। जैसे हम किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं, मान लीजिए पॉलिनोमियल बन गया, कभी x की पावर 4 बन गया या x क्यूब बन गया, तो उसमें कांस्टेंट निकालना है, तो इस डिटरमिनेंट को किसकी पावर्स में एक्सपैंड करना है बेटा, sin x की। तो sin x की पावर में एक्सपैंड करने के लिए तो फिर हर टर्म sin x की टर्म्स में होना चाहिए। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हो गया ना sin x में कन्वर्ट, ये भी हो जाएगा। ये cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिख लेंगे, ये तो साइन स्क्वायर एक्स ही है। इसको क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स को कर पाएंगे क्या, पहले लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और फिर उस cos 2x को फिर से 1 माइनस 2, तो ऐसा करने से पूरी शक्ल sin x में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर इसका एक्सपेंशन क्या रहे, और जब एक्सपेंशन करेंगे तो कांस्टेंट कितना आएगा, नहीं नहीं फैलेगा ना, तुम्हें फैलने नहीं देना ना, यही तो तुम्हारा काम है।
कि तुम उस कटोरी को गिरने से बचा लो जिसमें रायता है। जस्ट राइट, फर्स्ट राइट हर टर्म को पहले साइन एक्स की टर्म्स में लिखो एक बार, देन आई विल टेल यू कि कैसे करना है। अच्छा मान लो जैसे इस क्वेश्चन को छोटा वर्जन देता हूँ पहले, तुम लिखो उसको लिखो, ये तुम्हें लिखना नहीं है तो मैं अपने तुम्हें बताने के हिसाब से कर रहा हूँ। चलिए एक मिनट, जस्ट एक मिनट के लिए यहाँ देखिए। जैसे ऐसे मान लीजिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है कि यार ये जो डिटरमिनेंट है इसको एक्सपैंड करने पर इस टाइप की बाई क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन आती। डिग्री के लिए मैं पिछली बार बताया था कैसे चेक करते हैं डिग्री, डायगोनल एक्स स्क्वायर एक्स और एक्स, तो 4 डिग्री का आएगा, वहां लिख दिया 4 डिग्री। और क्वेश्चन ने पूछा है टी की वैल्यू निकालो। क्या निकालो? टी मतलब कांस्टेंट वैल्यू निकालो। बच्चों ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी समझते हैं, एक्सपेंशन करने पर ये बन रहा है आपको। तो बेटा ये तो पी क्यू आर एस और एक्स की, सॉरी नॉट पी क्यू आर एस, एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा? दिस एल एच एस एंड आर एच एस आर ट्रू फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक, तो टी अगर आपको फाइंड करना है तो क्यों ना इसमें एक्स को 0 रख दिया जाए। अगर आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन ही तो है, एक्स को 0 रख दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड एक डिटरमिनेंट रह जाएगा, 1 -1 3 1 0 -4 -3 4 एंड 0। और क्या राइट हैंड साइड में शिफ्ट ही रहेगा? आ गई वैल्यू, लो टी की वैल्यू, इसका एक्सपेंशन की है और कांस्टेंट वैल्यू निकल गई। एक तरीका होता है, बच्चे कहते हैं सर एक्सपैंड कर लेंगे और कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे, वो तो कर ही सकते हैं, पर वो यूजफुल कब होता है? जब आपसे पी की वैल्यू पूछी होती या क्यू की वैल्यू पूछी होती। सिर्फ कांस्टेंट पूछा है तो उसके लिए एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। सेम कंसेप्ट इसमें भी है। आपने बेटा सबको साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? लिख लिया। तब साइन स्क्वायर एक्स की टर्म्स में एक्सपैंड कर रहे हैं और पूछा क्या है? कांस्टेंट टर्म, तो साइन एक्स को 0 डाल दो। आपको कांस्टेंट ही तो निकालना है सिर्फ। जब आपने इसका एक्सपेंशन किया तो साइन की पावर समथिंग कुछ पावर में ऐसे चलते चलते पूरी इक्वेशन बनेगी और कुछ कांस्टेंट लैम्डा है। आपको तो ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये लैम्डा तब आएगा जब साइन एक्स की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0। खत्म हो गया। इस इक्वेशन में साइन एक्स को 0 डाल के एक्सपैंड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना? ये सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर बताए, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये बस थोड़ा सा सिंपल है और ये एग्जाम के लायक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम लायक। cos 4x कैसे होगा? cos 4x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और cos 2x का खुद फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये साइन x की फॉर्म में एक्सपैंड हो गया। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। आंसर बताता हूँ, रुको चेक कर रहा हूँ। अरे चेक कर रहा हूँ, रुको ना। कौन सा था ये? 0 1 2 3 ऑप्शन नहीं, सॉरी ऑप्शन है 0 1 -1 और 2। तो इसका आंसर आ रहा है -1। करेक्ट, वैल्यू इज -1। cos 4x, तो cos 4x वो लिखा मैंने 2 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1, देन साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x is 1 minus 2 sin square x, and this is 1 minus sin square x. Next cos 4x 2 times 1 minus 2 sin square whole square minus 1, cos square is 1 minus sin square, and cos 2x is 1 minus 2 sin square x. When you'll expand this, you will get some degree of sin x, कुछ भी आएगी 6 8 10 जो आई आएगी। हमें तो मतलब किससे था बच्चों? कांस्टेंट टर्म जो t आ रहा है लास्ट में,
उससे मतलब था। अब ये t तभी आएगा जब आप साइन x को 0 रख दें। सो लेट साइन x इक्वल टू 0, 1 0 1 0 1 1। 2 कैसे हुआ? सही है ना? ये भी 1, ये 1, ये 1। तो वैल्यू, हाँ, अच्छा वैल्यू -1 बोल रहे हो यार, हाँ ठीक है। इसका एक्सपेंशन करके t की वैल्यू तक पहुंच जाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो मैंने बताया तो चलो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एडवांस में पूछा गया था साइन x का कोफिशिएंट निकालो, मतलब ये निकालो s। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन में पूछा था साइन x का कोफिशिएंट कितना होगा। तो यार वो फिर अगेन एक्सपेंशन तो बहुत भयंकर है इसका यार, एक्सपेंशन करना, सिंप्लीफिकेशन करना। तो ये कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स का। हमें क्या करना होता है ना, दोनों को एक बार डिफरेंशिएट करना है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे t तो खत्म हो जाएगा, यहाँ s आएगा, और डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दो। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग देन पुट x इक्वल टू 0। तो बेटा ये वाली सारी टर्म्स तो 0 हो जाएंगी और सिर्फ s बचेगा। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे। हाँ वो बताऊंगा इस चैप्टर में, जब एक बार हो जाएगा तब बताऊंगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट्स के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कुछ। क्या करके बेटा? +1 -1 कहाँ पे इसमें? हाँ नहीं, अच्छा x को +1 और -1 रखकर, तो जरूरी थोड़ी कि सारी टर्म्स कट जाएं उसमें। तो उसमें हो सकता है p भी आ जाए और r भी आ जाए, तो वेरिएबल 3 हो जाएंगे। तो दो वैल्यू से काम ना चलिए, सो कह रहा हूँ भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 वेरिएबल बच जाएं। 3 वेरिएबल बच जाएं तो 2 ही इक्वेशन से काम ना चले, फिर हमें और एक इक्वेशन चाहिए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। multiplication of two determinants. रिलेटिवली इतना नहीं पूछा है इस पार्ट में से, जबकि ये अच्छा है। ये कंसेप्ट जो है ना, ये एकदम से क्लिक नहीं करता है कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन, आज शीट में ही था एक क्वेश्चन वाला, तो हमने क्लिक ही नहीं करता है कि यार ये दो डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो ठीक है, पर मेंस वाले लगे पड़े हैं क्रैमर्स रूल के ऊपर, बट अगर टफ करना हुआ तो हो सकता है यूज करवा दें इस चीज को, क्वेश्चन को। डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बेटा? मैं आपको एक 2x2 ऑर्डर के दो डिटरमिनेंट्स मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, आपको पता है वैसे। लेट्स से यहाँ पर a b c और d मैंने एक डिटरमिनेंट ले लिया, या x y z w ऐसे कुछ ले लो। ये 2x2 के दो डिटरमिनेंट। ध्यान रखेंगे डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ बोथ डिटरमिनेंट्स शुड बी सेम, शुड बी सेम। मैट्रिक्स के अंदर सब प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग हो जाती हैं। मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ और कंडीशन होती है, वो वहां पढ़ेंगे। पहले वाले की कॉलम्स और दूसरे वाले की रोज इक्वल होने चाहिए, है ना, उससे चलता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट्स में कोई रूल नहीं है। डिटरमिनेंट्स में आप चाहो तो रो बाय रो कर सकते हो, रो बाय कॉलम कर सकते हो, पर मैं आपको कहूंगा आप रो बाय कॉलम ही करिए, क्योंकि मैट्रिक्स में आप सिर्फ रो बाय कॉलम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस उसी तरह से करते हैं ना जो हम सारे चैप्टर्स में कर सके। तो कैसे करना होता है बच्चों? पहली रो के एलिमेंट्स को पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्या आएगा पहला एलिमेंट? ए एक्स प्लस बी जेड, बी जेड आएगा, करेक्ट। अब आगे बढ़ जाओ, ए वाई प्लस बी डब्ल्यू आएगा, करेक्ट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेम सेकंड रो विथ कॉलम से करेंगे। तो सी एक्स प्लस डी जेड, सी वाई प्लस डी डब्ल्यू, this will be your multiplication of two determinants. Same process to be used for 3x3 also. 3x3 के लिए भी यही process use करना है. That's how two determinants are multiplied together. एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो हमने कर ही ली थी। एडिशन कैसे करते हैं? दो रोज को सेम रखना होता है और बाकी तीसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देना होता है।
तुमने एक वो क्वेश्चन पूछा था मेरे से, मुझे भी याद आ रहा है, वो भी देख लेना, मैंने सोल्यूशन देखा था उसका, ठीक है। अब इसके बाद इसमें बेटा एक नोट लिख लीजिए और इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लीजिए। डी एक डिटर्मिनेंट है, A11, A13, A21, A23, A31, A32, A33। देन डी स्क्वायर जो होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया है और उस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर करने का तो ये तो तरीका है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करो आप, ये डिटर्मिनेंट फिर से लिखो और फिर वो रो बाय कॉलम से सब मल्टीप्लाई करो। और नहीं तो ये फॉर्मूला याद कर लो जो बता रहा हूँ। यहाँ पर आएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23। C11, C12 क्या है? हाँ, उन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। किसी भी कोई भी डिटर्मिनेंट बनाए तो उसका जो स्क्वायर होता है वो उनके कोफैक्टर से जो डिटर्मिनेंट बनता है उसके इक्वल हो जाता है। C31, C32, C33, दैट्स इट। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई द टू डिटर्मिनेंट्स, सिर्फ कोफैक्टर की वैल्यू लिख लो। व्हाट इज द कोफैक्टर ऑफ A11? बताओ, प्लस के साथ आएगा कोफैक्टर, प्लस दिस इनटू दिस माइनस, वैल्यू रखनी है सिर्फ। इसका कोफैक्टर माइनस, वो यहाँ रख देना, तो जो वैल्यूज आती जा रही हैं रखते चले जाए, डायरेक्ट डी स्क्वायर मिल जाएगा अपन को, ठीक है। इसका मैं क्विकली प्रूफ बताता हूँ। ये प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ, फिर मैं, ये एडजॉइंट है, इससे मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिफाइन करते हैं, और एडजॉइंट की ही क्वेश्चंस मैट्रिसेस में काफी पूछते हैं, so you should know how actually this d square came. What I'm doing is I'm considering one determinant, let's say d1. Let us consider a determinant d1, c11, c12, c13, c21, c22, c23, c31, c32, c33। ठीक है, मैंने एक डिटर्मिनेंट ये d1 मैंने अपनी तरफ से कंसीडर कर लिया। कौन सा डिटर्मिनेंट है बच्चों? ये कोफैक्टर से, जो यहाँ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं उनसे ही लिखा गया है, बस इसको मैंने वो ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है। ये देखो, ये वाला डिटरमिनेंट देखो, और ये देखो क्या ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा है। और डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है ना, सेम रहता है, तो मैंने ट्रांसपोज फॉर्म में लिखा हुआ। अब मैं ना डी डिटरमिनेंट को और D1 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये जो डी डिटरमिनेंट है और जो D1 डिटरमिनेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो एक बार लिख लेता हूँ, A11, 12, 13, सारे एलिमेंट्स एक बार लिख लो, A22, A23, A31, A32, A33, मल्टीप्लाइड बाय C12, ऐसे कॉलम में C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। चलिए, अब आपको मेरे को बताना है कि मल्टीप्लिकेशन अभी कैसे सिखाया मैंने आपको, रो बाय कॉलम। तो यहाँ ऐसे लाइन खींच लो और यहाँ एक ऐसे लाइन खींच लो, ताकि आपको कंफ्यूजन में ना आए। पहला एलिमेंट बताना कैसे आएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12, C12 प्लस A13, C13। ध्यान से सोचते हैं, हर एलिमेंट खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है। A11 खुद के कोफैक्टर से, प्लस A12 उसके कोफैक्टर से, A13 खुद के कोफैक्टर। जब किसी रो के एलिमेंट्स खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होकर ऐड करते हैं, तो क्या खुद डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है कि नहीं आती? तो इसका मतलब क्या, ये पहले वैल्यू में D लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट आ गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या ये दूसरे रो के कोफैक्टर थे? जीरो आंसर आएगा। याद है वो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कोई भी रो के एलिमेंट किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो जीरो आए। तो बच्चों यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा। पहली रो खत्म हो गई। अब दूसरी रो को इससे करूंगा तो जीरो, यहाँ जीरो। बहुत बढ़िया, यहां तक पहुंच गए, ठीक। अब कांस्टेंट कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। पहली रो में से एक बार डी बाहर आएगा, दूसरी रो में से एक बार डी बाहर आएगा, और तीसरी रो में से एक एक करके बाहर आता है। तो कितनी बार बाहर आया? 3 बार। ये d इंटू D1 हो रहा था ना, d इंटू D1 इज d क्यूब इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1। क्या इसकी वैल्यू 1 होती है? आइडेंटिटी डिटरमिनेंट जो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे होता है, तो ये 1 हो गई इसकी वैल्यू, ये 1 हो गई। तो इसका मतलब d इंटू D1 इज इक्वल्स टू d क्यूब, तो D1 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर।
और D1 जो था ये इसका ट्रांसपोज ही तो था, तो सेम ही आएगा इसका मतलब, तो दोनों की वैल्यू सेम हो गई। ये इसका प्रूफ होता है, यहीं से एडजॉइंट डिफाइन करते हैं हम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद कर लीजिएगा। किसी भी डिटरमिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट फॉर्म्ड बाय इट्स कोफैक्टर्स, उस डिटरमिनेंट के कोफैक्टर से बनने वाले डिटरमिनेंट के इक्वल होते हैं। अरे यार कितनी गर्मी हो रही है, फैन ऑन कर दूं? नहीं, फैन थोड़ी देर चला लो फैन यार, ऐसे सफोकेशन हो गए। उधर क्या? अरे चलाओ, 10 मिनट में बंद कर देंगे। अरे एसी रहने दो, फैन ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये चल रहा है ये। कौन सा नंबर पे है ये? सेकंड वाला है ये? 1 2 2। अच्छा, तो धीरे ही चलना दो फिर। ये डिटरमिनेंट सिंपलीफाई करना है आपको। लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। यू हैव टू सिंपलीफाई द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ऑप्शंस है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होल स्क्वायर, और उसी की टर्म्स में एक जगह माइनस एक जगह +1 बाहर आ गए। ये ऑप्शन देखो, इसको देखकर कोई स्पेशल डिटरमिनेंट याद आता है क्या? A B C B C A C A B वाला, और स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर हो गया मतलब ऐसे दो डिटरमिनेंट हो रहे होंगे। नहीं आया समझ में यार? ये जो था A B C B C A C A B, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती थी ना बेटा, माइनस ऑफ A क्यू प्लस B क्यू प्लस C क्यू माइनस 3abc, और हर ऑप्शन में इस फैक्टर का स्क्वायर हो रहा है। तो स्क्वायर होने का मतलब ऐसे कितने डिटरमिनेंट्स होंगे? दो डिटरमिनेंट। तो अब यहां से फील आएगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स लिखा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना? अब आप ट्राई करो, हाउ विल यू ब्रेक इट इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा, क्रिएट करना पड़ेगा आपको ध्यान से सोच के। ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है बहुत आसान नहीं होता है, दैट्स व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे हैवंट आस्क्ड मच क्वेश्चंस इन दिस। क्योंकि आसान चीजें वो पूछते नहीं, वो हमेशा आसान डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल पे अटके हुए हैं, एक जैसे क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं। खैर अच्छी लिए हमारे लिए अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। बट एडवांस में कोई भरोसा नहीं है, वो कोशिश करते हैं अगर ऐसी चीजें को पूछना जो पूछी कम गई और जो थोड़ी सी टफ हो।
इस 2BC को आप BC प्लस BC लिख सकते हैं, ताकि वो टोटल 3 टर्म्स हो जाए। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे 3 टर्म्स आती है ना, सो यू हैव टू थिंक इन दैट वे। कहीं ना कहीं से तो स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। ये तो लिख ही लो। अरे यार, आपको दिख रहा है कि ये ऑप्शन में AQ प्लस BQ प्लस EQ माइनस 3ABC आ रहा है, तो ये डिटरमिनेंट तो बनेगा ही बनेगा ना यार, कंफर्म है। तो आप बेटा एक डिटरमिनेंट में तो लिख ही लो ना, A B और C सॉरी। अब आप सोचते रहो कि अब मैं इसको यहाँ पर कॉलम में किसी से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, 2BC माइनस A स्क्वायर। तो जो A है वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, A से नहीं, माइनस A से। माइनस A स्क्वायर चाहिए ना बेटा, तो यहाँ पर माइनस A लिख लूं, A इंटू दिस माइनस A हो गया, करेक्ट। अच्छा, B किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, C से होना चाहिए, तो यहाँ C लिख लेता हूं। और C किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, B से। B से देखो ना बेटा, दिस इंटू दिस माइनस A स्क्वायर प्लस बी सी, तो 2BC माइनस A स्क्वायर बन जाएगा पहला टर्म। अब आगे बढ़ो, अब अगले में कितना आना चाहिए, सिर्फ C स्क्वायर आना चाहिए। तो मतलब A किससे मल्टीप्लाई हो, फिर से सुनो, साइक्लिसिटी ध्यान रखनी। देखो, दूसरा डिटरमिनेंट भी शक्ल ABC की फॉर्म में ही चलना चाहिए। अगर यहाँ पर A आया था तो साइक्लिक ऑर्डर में A के बाद क्या आता है, B आता है, तो यहाँ माइनस B आना चाहिए। यहाँ C लिखा हुआ है, C के बाद साइक्लिक ऑर्डर में A आना चाहिए, और B के बाद C आना चाहिए। ये भगवान का नाम ले रहे हैं अंदर ही अंदर मन में कि भगवान तुम्हें सोच रहा हूँ, ये बैठ जाना चाहिए। करके देखना, दिस इंटू दिस माइनस AB प्लस AB कट गया, और प्लस C स्क्वायर अपने आप बन गए। कोशिश करनी पड़ी, बस स्टार्ट करना है आपको, ध्यान से ऑप्शन को रीड करना है, और उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो लविंग डिटरमिनेंट पढ़ाए थे उसको एक को लिख लेना है। एक लिख लिया तो बाकी को क्रिएट करने में टाइम नहीं लगने वाला है। आगे बताओ, अब तो मैं सोच भी नहीं, इसको तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। माइनस B के बाद माइनस C, A के बाद B, और C के बाद A। मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस AC प्लस B स्क्वायर प्लस AC, तो माइनस AC प्लस AC कट के प्लस B स्क्वायर बच, अपने आप बन जाएगा। और यहां पर ABC लिखे थे, तो यहां पर BCACAB हो गया क्रिएट। अब आपको दोनों का सही से एक्सपेंशन लिखना है, और एक्सपेंशन करके ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। वो जैसा होगा उसके हिसाब से देखेंगे। अभी तो एक क्वेश्चन है करा रहा हूँ, और एक दो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हर बार नहीं होगा। एक अभी शीट में बताया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, साइन A cos B प्लस cos A sin B, एक बार उसमें ब्रेक करके देखना। A या B में से आएगा इसका मतलब आंसर, A आ रहा है, प्लस के साथ आ रहेगा, ठीक। नहीं पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। ये ऐसे आ गया, यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन कॉमन लेके इस माइनस को कैंसिल कर सकते हो। इसमें भी तो एक माइनस आएगा। ये देखो, ये दो रो इंटरचेंज हो रखी हैं। यहां पर अगर आप रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज करोगे बेटा, तो BCA और CA भी सही ऑर्डर में आएंगे, तो वो माइनस डिटरमिनेंट का माइनस ऑफ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC after this transformation. So that's why A answer is right. नहीं, प्लस ही आएगा बेटा, प्लस ही तो आएगा। जब आपने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये जो डिटर्मिनेंट है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ABC BCA CAB बना, और इस डिटर्मिनेंट में खुद माइनस आता है ना एक्सपेंशन में, तो दैट्स व्हाई वो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस ही आएगा। प्लस ही आएगा बेटा, A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC का होल स्क्वायर। ये माइनस मैंने इससे कैंसिल किया था, यहाँ का जो माइनस था वो रो 1 के तीनों -1 कॉमन लेके उससे कैंसिल किया हुआ है, ठीक है। एक मिनट दे रहा हूं, तो मैं देख कर बता रहा हूँ कोई अच्छा सा क्वेश्चन। साइन वो वाला दो,
वैसा दूं एक ट्रिग्नोमेट्री वाला, वैसा कर लो। मैं थोड़ा और अच्छा देख रहा था कोई। ये लो, सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट cos of a minus p, cos of a minus q, and cos of a minus r, cos b minus p, cos b minus q, and cos b minus r, cos c minus p, cos c minus q, and cos c minus r। इसको मान लो सिंप्लीफाई करना है, 3-4 ऑप्शन लिखे हुए आपके सामने कि इसको सॉल्व करके क्या बन रहा है। अब पहली चीज तो इसमें वेरिएबल ही इतने सारे हैं, A, B, C, P, Q, R, there are 6 different angles involved in this question, ठीक है। नॉर्मल रो को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करने से कुछ क्रिएट लगता तो है नहीं, कुछ होने वाला है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन सोचना तो cos A माइनस cos A cos P प्लस sin A sin P, cos A cos P प्लस sin A sin P, cos A cos Q प्लस sin A sin P। यहाँ पर भी cos A और sin A था, और यहाँ पर भी cos A और sin A था, और यहाँ पर भी cos A sin A था। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो के एलिमेंट तीनों से मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसलिए वो कॉमन एलिमेंट तीनों एलिमेंट्स में जा रहा हो। तो अब इसको, इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में ब्रेक करके होगा। ट्राई करके देखो। और ध्यान रखना, आपने एक रो और एक कॉलम लिख लिया तो साइक्लिसिटी से अपने आप पूरा डिटरमिनेंट बन जाता है। हाँ, रियल एंगल्स, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि क्या है, वैल्यू रख के भी ट्राई मार सकते हैं। हाँ, सबको इक्वल मान लो, वो सब cos 0 बन जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टू ब्रेक इट, हाउ टू ब्रेक इट उसके थॉट के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। है बेटा, कहाँ पे, इस वाले में? नहीं नहीं, अरे नहीं आएगा माइनस, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। इसका एक्सपेंशन कितना होता है, इसका एक्सपेंशन माइनस ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इस वाले में से मैंने -1 बाहर ले लिया, या -1 लिखा हुआ एक बार। अब ये दोनों डिटरमिनेंट सेम नहीं है अभी, ये ट्रांसफॉर्मेशन किया, R2 गोes to R2 चेंजेस टू R3, तो ऐसा चेंज करने के कारण माइनस साइन खुद बाहर आ जाता है, तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गए। और तो ये तो है ना माइनस, तो ये भी तो माइनस है, इसका जो एक्सपेंशन होगा ये भी तो माइनस के साथ आएगा, इसका जो एक्सपेंशन है ये भी खुद माइनस के साथ आएगा, तो दैट्स व्हाई वो कैंसिल होके प्लस बनेगा। हाँ सही है सही है सही है सही है। अब हाँ, बस ये अपन को बाद में सोचना है, अभी पहले बाकी एलिमेंट्स लिख लो। करेक्ट, और यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ आएगा। अब एग्जैक्टली यही डिटरमिनेंट बनाना है तो किसी एक रो या कॉलम में तीनों जीरो होने पड़े, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, तो इसका मतलब फाइनल आंसर जीरो हो गया, एक डिटरमिनेंट जीरो होगा उनमें से, ठीक है। देखिए मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, कॉस, इस वाले को हमने लिखा कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए इंटू साइन पी। तो इसके हिसाब से मैंने लेट से यहाँ एक कॉस ए एलिमेंट लिख लिया, यहाँ साइन ए लिख लिया, यहाँ पता नहीं अभी, जरूरत होगी तो लिख लेंगे कोई वैल्यू, अगर मान लो 1 की जरूरत पड़ी, 2 की पड़ी, वो देखेंगे, पहले जो ऑलरेडी लिखा है वो अपन मल्टीप्लाई करें। कॉस ए किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए बेटा, कॉस पी से, कॉस ए यहाँ पर होना चाहिए कॉस पी से मल्टीप्लाई, और साइन ए होना चाहिए साइन पी से।
सही है ना? तो कॉस ए कॉस पी प्लस साइन ए साइन पी, और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो या तो यहाँ 0 होना चाहिए या यहाँ 0 होना चाहिए, वो लास्ट में लिखेंगे, वो लास्ट में लिखा करो। आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ पर कॉस ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉस क्यू से। कॉस ए को मल्टीप्लाई करना है कॉस क्यू से, और साइन ए को मल्टीप्लाई करना है साइन क्यू से, तो यहाँ साइन क्यू लिख लो। ये डब्बा नहीं पता। और मैंने क्या बोला था? साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। यहाँ P, यहाँ Q, तो यहाँ R आएगा। तो cos R sin R, ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पर cos A था तो साइक्लिक ऑर्डर में नीचे cos B और sin B आएगा, और यहाँ cos C और sin C आएगा। राइट? नाउ व्हाट यू नीड इज, जब इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो तो कितना है? 0 आए। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो तो भी 0 आए, और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो तो भी 0 आए। चलो यहाँ 0 रख दिया मान लो, ठीक। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आए। अगर आपने इसको नॉन जीरो रखकर इसको 0 कर दिया, हाँ हो जाएगा। अब ये और इससे मल्टीप्लाई हो तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? या तो यहाँ 0 रखो, या नॉन जीरो तो रख नहीं सकते तो 0 रखा। अच्छा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो तो 0 है, तो ये भी 0, तो एक जगह तो 0 आया ही ना यार। या तो यहाँ की तीनों एलिमेंट्स को 0 करोगे या यहाँ के तीनों एलिमेंट्स को 0 करोगे, कहीं एक जगह तो करोगे ना तीनों 0। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? दोनों में से एक डिटरमिनेंट का 0 होना कंपलसरी था, राइट? अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो इसको मुझे एकदम माइंड में आ रहा है, ये पीएनसी में चेंज कर सकते हैं। पीएनसी में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? वो आपको बोल रहे हैं, लेट से आपको कितने प्लेसेस खाली हैं? 6 प्लेसेस खाली हैं। यू हैव बीन फिल्ड विद 6 प्लेसेस। तो 6 प्लेसेस के लिए आपको 0 0 0 1 2 3 6 नंबर दे रखे हैं। समझ रहे हो क्या? तो इन 6 प्लेसेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 12 12 12 12 12 12। हाँ, 2 into 3 फैक्टोरियल। देखो, पहले इसको भरेंगे, इसको या तो इधर तीनों रोज में भरोगे या इधर भरोगे। तो 0 0 को भरने के दो तरीके हैं, या तो फर्स्ट वाले डिटरमिनेंट में कॉलम में भरो या सेकंड में भरो। तो दो चॉइस तो उसकी हो गई। और बची हुई 3 एलिमेंट्स को 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दो। तो 3 फैक्टोरियल खुद 6 होता है, और इनटू 2 और था, तो 12 तरीके से बना सकते। तो देखो कैसे क्वेश्चंस को चेंज करना। ये तो मैंने अभी घड़े घड़े ऐसे ही सोच के बना दिया, और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं बनाने में तो है। प्रोबेबिलिटी निकलवा लेंगे कि जितने बनेंगे उनमें से कितनों की वैल्यू 0 होगी। अरे इन भरने में कितने तरीके हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 प्लेसेस हैं जिनमें से 3 आइडेंटिकल है, तो टोटल डिटरमिनेंट तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल बनेंगे, पर उनमें से 12 डिटरमिनेंट 0 थे। तो 12 अपॉन टोटल से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी निकलवाई जा सकती है। सो इट कैन बी इजीली चेंज टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस। एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। साइन भी क्या? हाँ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, यहां पर अगर तीनों 0 हो गए तो दिस कैन बी एनी रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल हो सकता है। मल्टीप्लाई, ताकि यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आए एक्सपेंशन में। यहाँ पर हर एलिमेंट एज अ सम ऑफ टू वैल्यूज लिखा है, जबकि 3 क्रॉस 3 को मल्टीप्लाई करने पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और आता है। तो वहां पर 0 है, तो वी नीड अ 0 टू मल्टीप्लाई करके 0 बने, इसलिए वहां पे एक 0 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, डन विद दिस ऑल्सो। खत्म मैट्रिक्स का, है ना, सॉरी डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा, घर पे ट्राई कर लेना उसको। अच्छा, तो अब बचा लास्ट पार्ट क्रैमर्स रूल, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अच्छा हाँ, डिफरेंशिएशन भी बचा है, वो भी खैर 10 मिनट का ही है। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ मैक्सिमम लीनियर इक्वेशंस। ऐप में मैंने पिछले 15 क्वेश्चन देखे,
स्टार्टिंग से 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन इसके हैं, मतलब फ्रॉम 2022 से लेके 2007-8 तक के क्वेश्चंस देखे थे, उनमें से 13 क्वेश्चंस इसी के थे। तो बहुत बड़ी बात है यार, एक मतलब ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस मतलब एक ही कंसेप्ट में से उठा ली। बहुत सिंपल है, मैं आपको ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन भी समझा देता हूँ और मैथमेटिकली कैसे अपन डिटरमिनेंट्स के थ्रू चेक करेंगे वो भी बता देता हूँ। बोर्ड्स में तो क्या है ना, मैट्रिक्स का भी सॉल्विंग ऑफ सिस्टम इक्वेशंस था, उसे गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते करते पहुंचना होता है। तो भगवान का शुक्रिया कि वो निकल चुका है, वो मुझे बहुत दर्दनाक लगता है मेरे को वाला पार्ट, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दो ऑर्डर का मैं आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूँ, याद है क्या? लिखो फिर से, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं वो या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, या कोइंसिडेंट ओवरलैपिंग हो सकती हैं। इसकी क्या कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल्स टू, करेक्ट, नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 होती है, और इसमें सब इक्वल हो जाते हैं। तो इसके लिए तो आपको डिटरमिनेंट मेथड की जरूरत है ही नहीं यार। इसके लिए क्या डिटरमिनेंट मेथड लगाओगे कि आप डिटरमिनेंट के थ्रू इनको सॉल्व कर रहे हो, आप डायरेक्टली कंडीशन चेक करके बता सकते हो। इसको बोलते हैं बच्चों यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन की कंडीशन, और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो जो आपको क्वेश्चन बेसिकली वो पूछेगा, वो 3 ऑर्डर के लिए पूछेगा, 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। तो उसको क्रैमर्स रूल, ये तो नाम नहीं लिखा, ये भी लिख लो, क्रैमर्स रूल कहते हैं इसको। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, and a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इन तीनों इक्वेशन से आपको x y z की वैल्यूज सॉल्व करनी। यू हैव टू सॉल्व द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। इतना आसानी से थोड़ी हो जाएगा कि अब एकदम से आपने रेशियो में डाला प्रोपोर्शन में और x y z की वैल्यू आ गई। दीज आर 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। जैसे ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, ये किसकी इक्वेशन है बेटा? बताओ। प्लेन की इक्वेशन है ना, 3D, 3 वेरिएबल्स चलेगा x y z, तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ 3 प्लेन्स। चलो तो पहले ना ज्योमेट्रिकली सोचते हैं कि 3 प्लेन्स के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ सकते हैं। क्या 3 प्लेन्स का यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकता है? मतलब 3 प्लेन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें? हो सकता है, हो सकता है। ओरिजिन है आपके सामने एक बहुत कॉमन सा इसका एक एग्जाम्पल, वोरा मतलब कोना, हाँ कोना, हाँ, अरे मुझे ना वोरा, मैंने कहा ओरिजिन। तो एक्स वाई प्लेन ले लीजिए, एक वाई जेड प्लेन ले लीजिए, और एक जेड एक्स प्लेन। वो तीनों प्लेन्स एक यूनिक पॉइंट 0,0,0 पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों? ऐसे ही कोई भी 3 और प्लेन्स लेंगे तो जरूरी ये तो नहीं है कि हमेशा ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करें, क्या किसी यूनिक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसका मतलब 3 प्लेन्स का यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। क्या 3 प्लेन्स के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं? 2 पॉइंट नहीं आ सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 2 आ रहे हैं तो इन्फिनाइट है इसका मतलब। और वो कैसे इन्फिनाइट कैसे हो सकते हैं बता सकते हैं? फैमिली ऑफ प्लेन्स, ये 2 प्लेन्स हैं, इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आई और उसी लाइन से एक और प्लेन को पास करा दो, तो हो सकता है क्या इन्फिनाइट? इन्फिनाइट सॉल्यूशंस। और भी केस हो सकते हैं, ये एक प्लेन था, दूसरा भी यही वाला प्लेन था, ओवरलैपिंग, आई 2 ही हो अभी तो, और तीसरा ये हो जाए, मतलब ये कॉमन लाइन जो आ रही है, अरे 2 तो ओवरलैपिंग हो जाए और एक कट करके जाए, बेसिकली वही कॉमन इंटरसेक्शन। तीनों ओवरलैपिंग हो गए तो भी इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक, तो अभी तक अपन 2 चीजें देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? यूनिक आंसर होगा या इनफिनाइट आंसर होगा। यूनिक आंसर के लिए एक ही पॉइंट मिलेगा एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। इनफिनाइट सॉल्यूशंस के लिए या तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगी, या फिर 2 ओवरलैपिंग हो सकते हैं और एक कट कर जाए, या तीनों ओवरलैपिंग हो सकते हैं। और नो सोल्यूशन हो सकता है क्या? कब हो सकता है? तीनों पैरेलल हो जाए, तीनों पैरेलल हो जाए तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। और भी हो सकता है नो सोल्यूशन,
हाँ, दो पैरेलल और एक काट के चला जाए। नहीं भाई, ये दोनों तो पैरेलल हैं और एक प्लेन ऐसे कट कर गया, तो कॉमन आंसर थोड़ी आया आपको। तीनों का कॉमन आंसर कुछ नहीं मिलेगा, ये भी नो सोल्यूशन हो सकता है। एक और कंडीशन है नो सोल्यूशन की। स्क्यू प्लेन्स क्या होते हैं बे? स्क्यू लाइंस होती हैं। स्क्यू प्लेन्स क्या होते हैं? ऐसे, ऐसे बताता हूँ। एनएस सर ने ऐसे, इसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाओ। और ट्राइंगुलर प्रिज्म का विजुलाइज करना पड़ेगा, बना तो दिया है हम लोगों ने। उसके तीन फेसेस, दो फेस तो ये और तीसरा फेस ये सामने वाला। इन दोनों का लाइन ऐसे आ रही है ना? इधर की लाइन ये वाली लाइन आ रही है और इसकी लाइन इधर वाली आ रही होगी। तो टोटल कितनी लाइंस आ रही हैं? तीन। पर वो तीनों तो पैरेलल हैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये तो आपस में पैरेलल लाइंस हैं। तो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका भी नहीं आएगा। तो इस टाइप के ज्योमेट्रिकल केसेस से यूनिक आंसर हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर हो सकता है, और नो सोल्यूशन। वही जो यहाँ पर लिखा है वैसा ही तीन प्लेन्स के भी सोल्यूशंस होंगे। पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये सोल्यूशन कौन से कैटेगरी का सोल्यूशन होने वाला है? तो उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसको आपको समझ के याद कर लेना है। सबसे पहले चार डिटर्मिनेंट्स निकलते हैं बेटा। एक डिटर्मिनेंट डी आता है जो यहाँ पर एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से निकाला जाता है। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से आएगा, हाँ ऑर्डर में लिख दीजिए, A2 B2 एंड C2 एंड A3 B3 C3। नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट D1, कई बार इसको DX से भी रिप्रेजेंट कर रखा है। DX लिख देते हैं या डेल्टा एक्स भी लिख देते हैं, डेल्टा वन डेल्टा ऐसे लिख देते हैं, सबका एक ही मतलब है। तो D1 जब आप लिखेंगे तो बेटा उसमें आपको यहां से x के सारे कोफिशिएंट हटाने हैं और उनकी जगह कांस्टेंट्स को रख देना है। x के कोफिशिएंट्स को रिमूव करो और यहाँ D1 D2 D3 रख दो। और इधर सेम B1 B2 एंड B3, C1 C2 एंड C3। अब एक D2 डिटरमिनेंट बनाना है, इसको अपन D ऑफ Y भी लिख सकते हैं। तो उसमें आपने Y के कोफिशिएंट्स को रिमूव करके कांस्टेंट्स की वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पर आएगा A1 A2 A3 D1 D2 D3 C1 C2 C3, ठीक है। और लास्ट में D3 आएगा बेटा, जिसमें A1 A2 A3 B1 B2 B3 और लास्ट में D1 D2 D3। तो एक डिटरमिनेंट में x के कोफिशिएंट हटाने, एक में y के हटाने, एक में z के हटाने। और जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो होगी D1 अपॉन डी। कौन सा डिटरमिनेंट रखना है न्यूमरेटर में? जिसमें x के कोफिशिएंट्स रिमूव किए थे उस डिटरमिनेंट को तो ऊपर रखना है, और इस वाले जो d यूनानिमस ये जो डिटरमिनेंट है इसे डिवाइड करना है। y की वैल्यू कितनी होगी? D2 बाई डी, और z की वैल्यू D3 बाई डी। इससे आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यूज तक पहुंच सकते हो। अब वो सॉल्यूशंस यूनिक होंगे कि इनफाइनाइट होंगे उसकी कंडीशंस में बना दूंगा अभी, बनाने पड़े अगर एक्स वाई जेड चाहिए तो। इफ यू नीड दैट, नहीं है ना, इन दोनों को सॉल्व करके जेड एलिमिनेट करो और इन दोनों से जेड एलिमिनेट करो। तो जेड एलिमिनेट करके एक्स और वाई में एक इक्वेशन आई, इन दोनों से भी एक्स और वाई में एक इक्वेशन आई, फिर उन दोनों को फिर सॉल्व करो। तो लेंदी तो इसमें भी है।
ये क्या लिखा है यार, 1 1 1 और 0 0 0 स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कैसे बना? ये कौन सा डिटरमिनेंट था? 1 1 1 0 0 0 कौन सा? तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहाँ था? नहीं नहीं, अच्छा वो तो अभी मैंने अभी पढ़ा है इसका। हाँ, चलिए अब अपन ये देखते हैं कि जो सॉल्यूशंस है वो कितने दो टाइप में ब्रेक करते हैं, वो यूनिक सोल्यूशन और जो नो सोल्यूशन है उसको। तो एक को कहते हैं कंसिस्टेंट सोल्यूशन, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और एक को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है? नो सोल्यूशन, कि आपको उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कोई एक्स वाई जेड की कॉमन वैल्यू नहीं निकल रही, या वो प्लेन्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं यूनिक पॉइंट पर या इनफाइनाइट पॉइंट्स पर। और कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? या तो यूनिक सोल्यूशन आना चाहिए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आने चाहिए। बेसिकली एटलीस्ट वन सोल्यूशन भी बोल सकते हो, कम से कम एक सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। इसका है अब पहला केस, केस वन। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कोई बना बना के तो देख नहीं सकते आप, कि आपको तीन प्लेन्स दिए, आपने ड्रॉ किया और चेक कर लिया कि यार ये यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस, यदि डी की वैल्यू नॉन जीरो है। कौन सी वैल्यू नॉन जीरो है? डी की वैल्यू। देखना डी कहां पर लिखा हुआ था, डिनोमिनेटर में। ये डिनोमिनेटर में एक्स के वाई के जेड के डिनोमिनेटर में डी है, और वो कैसी वैल्यू है? नॉन जीरो। 1 है, 2 है, -1 है। तो क्या एक्स वाई जेड रियल आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बताओ तुमको। कुछ ही कर लो, एक्स वाई जेड तो रियल ही होंगे, क्योंकि आप एक नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन अगेन वी हैव टू केसेस। इफ d1 is equals to d2 is equals to d3 is equals to 0, d1 भी जीरो हो जाए, d2 भी जीरो हो जाए और d3 भी जीरो हो जाए, तो क्या इसका मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड जीरो हो जाएगा? मतलब प्लेन्स इंटरसेक्ट एट, हाँ, इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन कैसा हो गया बच्चों? यूनिक। यूनिक, और इसको बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। नाम है यार, याद करना पड़ेगा। यूनिक, यूनिक तो है ही, वो तो समझ में आ रहा है कि यार सारे जो प्लेन्स हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ट्रिवियल का मतलब होता है तीनों जीरो होना, तीनों कोऑर्डिनेट्स एक साथ जीरो हो जाना। ओरिजिन जिसे कहते हैं ना, ओरिजिन, ओरिजिन को कहते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। जब तीनों प्लेन्स ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सोल्यूशन। नाम याद रखना पड़ेगा आपको। और अगर ओरिजिन के अलावा कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसे बोल देते हैं। तो इसका सेकंड केस है, हाँ, ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इट्स कॉल्ड यूनिक बट नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। यूनिक तो होगा ही ना। अरे रुक जाओ, लिखने दो। ओरिजिन कितने पॉइंट्स होते हैं? एक। तो ट्रिवियल तो एक ही हुआ ना। ऐसे मानो भाई, ओरिजिन जैसी कोई बोलता है ओरिजिन है, तो हमारे दिमाग में एक ही पॉइंट आता है ना। तो अगर कोई कह रहा है ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब कहां पर है? ओरिजिन पर, तो एक ही सोल्यूशन है, कहता हूँ, ऐसे समझना है। और सेकंड है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 is non-zero. If at least one of d1 d2 d3 is non-zero. सोच के देखो क्या मतलब हुआ इसका। x की क्या वैल्यू थी, यहां लिख लो। x कितना लिखा था आपने? d1 अपॉन डी। y आपने लिखा था d2 अपॉन डी। और z हमने लिखा था d3 अपॉन डी। ठीक है, हम ये तो देख चुके हैं पहले से कि d की वैल्यू नॉन जीरो थी। अब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम एक वैल्यू तो नॉन जीरो थी, मतलब d1 को चलो 2 ले लो, d1 2 हो गया और d2 नॉन जीरो था ही। तो क्या x जीरो आएगा क्या? अरे यार, x के जीरो होने के लिए d1 जीरो होना चाहिए था ना। क्या तीनों में से कोई एक तो नॉन जीरो हो गई?
जब हमने एटलीस्ट D1 D2 D3 में से एक को नॉन जीरो बोल दिया तो XYZ में से कोई ना कोई तो नॉन जीरो होगा ही होगा। इसका मतलब उन प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन के अलावा कोई पॉइंट है, 0 1 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, राइट। तो हम ऐसे बोलेंगे प्लेन्स इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट अदर देन ओरिजिन, अदर देन ओरिजिन, ओरिजिन के अलावा कहीं और वो तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन कैसा हुआ बच्चों? यूनिक, यूनिक तो हुआ ही, और उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, then it's called unique but non-trivial solution। ये इसका सेकंड केस, नहीं सॉरी, केस 1 का सेकंड पार्ट, यूनिक सॉल्यूशंस के केस। तो दो चीजें ही तो याद रखनी है, सोल्यूशन यूनिक कब होगा? या तो ओरिजिन पे यूनिक आएगा या ओरिजिन के अलावा कहीं यूनिक आएगा। ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ट्रिवियल नाम दे दिया, ओरिजिन के अलावा कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो नॉन ट्रिवियल नाम दे दिया, दैट्स इट। अब इसका है इनफाइनाइट का केस, तो केस 2 बनाते हैं उसको। केस 2, इफ d इज इक्वल्स टू 0, d 0 हो गया। अब ये तो कहानी हो गई भाई साहब, d अगर 0 हो गया तो यहाँ अपॉन में 0 हो गया, अपॉन में 0 हो गया, अपॉन में 0। अच्छा सोचो d1 नॉन जीरो था, मैथमेटिकली सोचो, d1 मान लो 1 है और नीचे 0 है, 1/0 है, नॉट डिफाइंड। अरे नॉट डिफाइंड यार, इनफिनिट क्या होता है? 1/0 तो नॉट डिफाइंड, तो मतलब x कोऑर्डिनेट तो मिला ही नहीं अपन को, और x कोऑर्डिनेट नहीं मिला तो ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन होनी चाहिए थी। अगर d1 को 0 कर दूं तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, और इनडिटरमिनेट फॉर्म के इनफिनिट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है सॉल्व करके क्या आता है। तो बच्चों अगर इनफिनिट सॉल्यूशंस चाहिए if d equals to 0 and d1 is equals to d2 is equals to d3 equals to 0, then we will get infinite solutions। तब ये जाकर एक इनफिनिट सॉल्यूशन की कंडीशन में गिरता है, ठीक है। d भी 0 होना चाहिए और d1 d2 d3 तीनों 0 होने चाहिए, then the planes will have infinite solutions। मतलब इनफिनिट सॉल्यूशंस के लिए प्लेन्स कैसे हो सकते हैं? इंटरसेक्टिंग फैमिली ऑफ प्लेन्स, ओवरलैपिंग हो सकते हैं, या ओवरलैपिंग और एक कट करता हुआ, मतलब कॉमन लाइन ही है वो, तो फैमिली ऑफ प्लेन्स हो सकता है या ओवरलैपिंग प्लेन्स हो सकते हैं, ऐसे मान लो आप। अब इतनी आसानी से मैथ्स का हर चीज हो जाए तो ये तो होता नहीं है। अब यहां पर एक स्पेशल कंडीशन और निकल के आती है, मैं इक्वेशंस लिख के समझाता हूँ। 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 1, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 2, 2x + 3y + 4z इज इक्वल टू 3, ठीक है। माफ कर दो भाई, 4z, 2x + 3y + 4z equals to 1 2 and 3, these are three planes। so ये तीनों planes ज्योमेट्रिकली पैरेलल planes है क्या? तीनों के नॉर्मल वेक्टर के dr सेम ही तो है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, these are parallel planes। अच्छा planes पैरेलल हैं, ओवरलैपिंग भी नहीं है क्योंकि कांस्टेंट सबके अलग है, 1 2 3। तो ऐसे तीन प्लेन्स हो गए, एक ये वाला यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, और एक ऐसे हो गया, ठीक है ना। कितने सोल्यूशंस आएंगे? नो सोल्यूशन आए, नो सोल्यूशन आए। अच्छा डी की वैल्यू बताओ कितनी है? डी की, डी कैसे बनता है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, जीरो आएगा क्या? आएगा ही जीरो यार, 2 3 4 2 3 4 2 3 4। D1 बताओ, D1 जीरो आए, क्योंकि D1 में आपने यहां से x हटाया, 1 जो भी है 1 2 3 रखा, पर ये दो कॉलम तो सेम थे, D2 भी जीरो आएगा, D3 भी जीरो आएगा, वहां तो इनफिनाइट लिखे थे। d इक्वल टू 0 और D1 D2 D3 इक्वल टू 0 करके हमने क्या लिखा था? इनफिनाइट, प्रोवाइडेड वो पैरेलल ना हो। ये पैरेलल प्लेन्स की भी कंडीशन हो जाती है, अगर प्लेन्स पैरेलल होंगे तो भी d इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 0 मिलेगा, पर फिर उस केस में नो सोल्यूशन होगा। ये आपको क्रॉस चेक करना होगा, और एडवांस वाले इसी में मारते हैं, वो मैक्सिमम आप इक्वेशन सॉल्व करवाएगा
मैं तो अभी याद अभी करवा दूंगा, क्वेश्चन टाइम मिलेगा तो। क्यूबिक इक्वेशन बनती है, क्यूबिक इक्वेशन बना के यहाँ पे कुछ वैल्यू छुपा रखी थी, लैम्डा की 3 वैल्यूज निकली। तो हम कहते हैं कि 3 सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिसके लिए इनफाइनाइट है, जबकि उनमें से एक लैम्डा की वैल्यू को यहाँ रखने से तीनों प्लेन्स पैरेलल हो गए थे। तीनों प्लेन्स पैरेलल हो गए तो कितने सोल्यूशन हो गए? 9। तो एक वैल्यू रिजेक्ट होती है और आंसर 2 निकल के आते हैं। तो इसलिए ये आपको चेक करना पड़ेगा। कहते हैं ना मैथ्स में एक्सेप्शन नहीं होता, तो एक है मैथ्स में एक्सेप्शन, ऐसा मान सकते हो। दिस कैन बी एन not exactly an exception, but geometrically it's a different condition, that's why it will give you no solution. तो मैं इसका इसी के केस 2 के नीचे एक नोट लिखवा देता हूं तुम लोगों को, या तुम ये एग्जांपल लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा। नोट मैं लिखवा ही रहा हूं। इसमें भी बेटा d इक्वल्स टू d1 इक्वल्स टू d2 इक्वल्स टू d3 इक्वल्स टू 0। always check for parallel planes, always check for parallel planes if d is equals to 0 and d1 is equals to d2 is equals to d3 equals to 0। हमेशा प्लेन्स के पैरेलल होने के लिए भी चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनफिनाइट ना होके नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में चले जाएंगे। हाँ, फिर इसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इस केस में, देन द सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट। लिख देता हूं अभी, देन solution will be inconsistent। आज तो थ्योरी हो पाएगी, क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। और यहाँ फिर इनकंसिस्टेंट के लिए आ जाइए। इनकंसिस्टेंट में क्या होता है बेटा? d की वैल्यू को तो 0 कर दो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 शुड बी नॉन जीरो। नो सोल्यूशन कब होगा? जब d को तो 0 कर दिया, d मतलब ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर तो 0 कर दिया, और d1 d2 d3 में से कोई एक को क्या कर दिया? नॉन जीरो। तो नॉन जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, तो यू विल नॉट गेट एनी रियल वैल्यू ऑफ आइदर x और y और z। एटलीस्ट वर्ड का यूज किया, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। और एक नो सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको। पैरेलल प्लेन्स का अलग कंडीशन हो गई, और विदाउट पैरेलल प्लेन्स जो मैंने आपको प्रिज्म के 3 फेसेस बताए थे वो यहाँ से आएंगे। कैसे आएंगे? जब d तो 0 हो जाएगा और d1 d2 d3 में से कोई एक नॉन जीरो, एक तीनों भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन लिखा है, तो उस केस में नो सोल्यूशन की कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है। और एक और स्पेशल पॉइंट रह गया इसका, एक और केस है। एक्चुअली वो केस नहीं है, वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है जिसको आपको इंटरप्रेट करना है। सो वन मोर पॉइंट, अगर प्लेन्स ऐसे हैं a1x चलो इसको देखो, ये क्या मतलब हुआ? क्या स्पेशल है इन तीनों प्लेन्स में? ओरिजिन से पास होने, कांस्टेंट 0 हो गया ना बेटा, d1 d2 d3 की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, 3 प्लेन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू 0,0,0। ठीक है, तो बेटा इनका 0 0 0 तो सोल्यूशन आएगा ही आएगा। 0 0 0 तो सोल्यूशन x को 0 y को 0 z को 0 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, अब वो कह रहा है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये लिख के देगा क्वेश्चन के अंदर।
अब अपन ना थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं इसको। क्या मतलब था नॉन ट्रिवियल का? ओरिजिन के अलावा सोल्यूशन आए। ओरिजिन तो है ही, ओरिजिन के अलावा भी सोल्यूशन आएगा। तो क्या प्लेन्स के एक से ज्यादा सोल्यूशन हो गए तो क्या इनफाइनाइट सोल्यूशन होने चाहिए? अरे यार दो तो होते ही नहीं थे, या तो यूनिक होता है या नो होता है या इनफाइनाइट होता है। अब क्वेश्चन ने जबरदस्ती लिख के दे दिया कि उसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, जबकि ट्रिवियल सोल्यूशन तो था ही इसका। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन तभी होगा, दिस इंप्लाइज इक्वेशंस मस्ट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बहुत बढ़िया। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्या मतलब हुआ बेटा? ओरिजिन के अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे और वही तो नॉन ट्रिवियल हो जाएंगे। तो इट शुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब अब आपको किसको जीरो करना पड़ेगा? डी को जीरो। D1 D2 D3 तो जीरो थे ही नहीं। D1 कैसे जीरो हुआ चलो बताओ? अरे ये जीरो है ना, तो जो D1 डिटरमिनेंट है उसमें अपन 0 0 0 रखेंगे तो वो जीरो तो हो ही जाएगा। D2 भी जीरो था और D3 भी जीरो था। अब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए तो D को तो जीरो करना ही पड़ेगा। तो ये कंडीशन एक एक्स्ट्रा अलग से ध्यान रखनी है। इनको कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस। यू नो व्हाट आर होमोजीनियस इक्वेशंस? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा आपने, जब हर टर्म की डिग्री सेम होती है तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस इक्वेशन। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वो ओरिजिन से ही पास करती हैं। तो हर होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से ही पास करती है। बस ये प्लेन्स की इक्वेशन है और इसके चाहिए आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट की कैटेगरी में ले जाओ उसको। ठीक है, ये कंप्लीट थ्योरी है। हाँ हाँ, हैज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, यूनिक नहीं लिखा उसने। उसने बोला नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस है उसके। इसके यूनिक सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, यूनिक होगा तो एक ही पॉइंट होता, जबकि इसके एक से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं। ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में तब। ठीक है ना भाई? अगर अगर नॉन ट्रिवियल ना लिखे तो एक सोल्यूशन भी हो सकता है, तब तो एक ही सोल्यूशन हो सकता है। बट अगर उसने क्वेश्चन में लिख दिया कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो आपको ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है ना? क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके हम, क्रैमर्स रूल के। ओके, आप चाहें तो अब पीवाईक्यूज ट्राई कर सकते हैं, डिटरमिनेंट्स के हो जाएंगे। कंसेप्ट तो यही वाला है, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई कर लीजिएगा। है क्या बेटे? हाँ वो क्रैमर्स रूल के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप थ्योरी तो पढ़ ही ली, ट्राई तो कर ही सकते हो क्वेश्चंस में। ठीक है, बाकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में इसकी। ओके। ओके बच्चों, बाय बाय। हाँ क्या? लो, है चौक खाती है? हाँ बेटे।